हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो बिना देरी के आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, क्वेश्चन में आ जाएं। चलिए, अच्छा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो आइए क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग हर्ट इज करेक्ट। कल हमने एम्फीबियंस के क्वेश्चन किए थे, उसी में आगे बढ़ेंगे और एम्फीबिया के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए भाई, राधे 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 सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आइए भाई, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी लोग आंसर बताएंगे। आइए भाई, क्वेश्चन दिया है, मेढक के हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट स्टेटमेंट पूछा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इट हैज फोर चेम्बर्ड लाइक मैमल्स। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इट हैज फोर चेम्बर्स लाइक मैमल्स। इसमें चार कक्ष होते हैं जैसे कि मैमल्स में होते हैं। बी ऑप्शन दिया है, इट हैज थ्री चेम्बर्ड, टू ऑर्टिया एंड वन वेंट्रिकल। तीसरा दिया है, ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर मिक्स, कभी भी मिक्स नहीं होता है। एंड लास्ट दिया है, इट लैक्स पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, बताएंगे फटाफट से। मेढक के हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट स्टेटमेंट पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट स्टेटमेंट। आइए भाई, चलो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट के लिए ऑप्शन क्या बता रहे हैं? बी। हाँ, चलिए, फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। कहेंगे फोर चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, थ्री चेम्बर्ड होता है ना। कैसा होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। तीन चेम्बर होते हैं, दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इट हैज फोर चेम्बर्ड हार्ट नहीं, इट हैज थ्री चेम्बर्ड, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। और कैसा होता है? तो कहेंगे दो ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज डोमिनेंट इन एडल्ट राना टिग्रीना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ, क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज डोमिनेंट इन एडल्ट राना टिग्रीना। राना टिग्रीना को ही क्या कहा जाता है? फ्रॉग कहा जाता है ना, बुल फ्रॉग जिसको कहा जाता है, जो आपके घरों के आसपास पाया जाता है। फ्रॉग का ही साइंटिफिक नेम है, उसी के बारे में पूछा है। वयस्क राना टिग्रीना में कौन सा श्वसन प्रमुख होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें क्यूटेनियस पाया जाता है, त्वचीय। बी ऑप्शन दिया है इसमें पल्मोनरी, फेफड़ों द्वारा पाया जाता है। ऑप्शन सी दिया है बक्कोफेरेंजियल, मुंह ग्रसनी द्वारा होता है या फिर गिल्स द्वारा होता है। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बताएंगे। चलिए, वयस्क राना टिग्रीना में कौन सा श्वसन मुख्य होता है? कौन सा श्वसन मुख्य होता है? क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से, फिर बताएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ा करिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है, एडल्ट राना टिग्रीना में सबसे प्रमुख श्वसन कौन सा होता है? भैया, सबसे प्रमुख क्या होता है? फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, फेफड़ों द्वारा।
लंग्स के द्वारा ये सबसे प्रमुख श्वसन करता है। उसके बाद कहेंगे तो उसके बाद इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो वाया स्किन के द्वारा भी होता है ना, स्किन के द्वारा भी ये सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो मुख्य रूप से श्वसन होता है वो कहेंगे पल्मोनरी या फेफड़ों द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें। ऑप्शन सी कहाँ से जा रहे थे आप लोग? ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा इसमें, ऑप्शन आपका बी होगा, फेफड़ों द्वारा। और गिल्स वाला जो श्वसन होता है वो लार्वल कंडीशन में होती है, लार्वा में देखने को मिलता है। वयस्क में जो मुख्य रूप से श्वसन होता है वो पल्मोनरी श्वसन होता है, लंग्स के द्वारा होता है। और लंग्स प्राइमरी श्वसन ऑर्गन की तरह काम करते हैं, है ना, मेन श्वसन ऑर्गन की तरह काम करते हैं। उसके साथ में इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा, त्वचा भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन मुख्य रूप से पल्मोनरी हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई? मुख्य रूप से क्या होगा तो बताएंगे, मुख्य रूप से पल्मोनरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन राना टिग्रीना द इंटीरियर एंड ऑफ द नोटोकॉर्ड टर्मिनेट्स एट। राना टिग्रीना में नोटोकॉर्ड का अग्रभाग कहाँ समाप्त होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। राना टिग्रीना में नोटोकॉर्ड का अग्रभाग कहाँ समाप्त होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, मेडुला ऑब्लिगेटा में, बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन के मध्य में, या फिर टेल रीजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन राना टिग्रीना द इंटीरियर एंड ऑफ द नोटोकॉर्ड टर्मिनेट्स एट। कहां पर समाप्त होता है? चलिए भाई बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, सभी यार दोस्त मित्र बंधुओं भाई बंधुओं के पास सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आ जाइए। चलिए अच्छा, तो ये बताएंगे कहां तक फैला होता है? बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, बीच में होता है ना, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच तक फैला होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूरो स्टाइल इन राना टिग्रीना इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। राना टिग्रीना में यूरो स्टाइल किसके संलयन से बनता है? कॉडल वर्टिब्री द्वारा, सेक्रल वर्टिब्री द्वारा, थोरेसिक वर्टिब्री द्वारा, या फिर सर्वाइकल वर्टिब्री द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताएंगे। द यूरो स्टाइल इन राना टिग्रीना इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन से बनता है? फटाफट से बताएंगे। चलिए तो ये बताएंगे किसके फ्यूजन के से बनता है? जो लास्ट में कॉडल वर्टिब्री होती हैं उनके फ्यूजन से यूरो स्टाइल का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? और यूरो स्टाइल जंपिंग और क्या है, जो पीछे वाले पैर होते हैं उनके लिए सपोर्ट का काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लिम्फ हर्ट्स इन राना टिग्रीना आर लोकेटेड एट। राना टिग्रीना में लिम्फ हृदय स्थित होता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फटाफट से बताएंगे। नेक में, सेक्रल रीजन में, नियर पेक्टोरल गर्डिल, या फिर नियर किडनीज। क्वेश्चन दिया है कि राना टिग्रीना में लिम्फ हृदय कहां पर स्थित होता है? द लिम्फ हार्ट इन राना टिग्रीना आर लोकेटेड इन। गर्दन के पास होता है, सेक्रल क्षेत्र में पाया जाता है, पेक्टोरल गर्डिल के पास पाया जाता है, या फिर किडनी के पास पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। और सारे बच्चे ध्यान दें, जो भी क्वेश्चन का आंसर देते हो ये लोग हमेशा ऐसे ए बी आप ऐसे करके देते हो आंसर, इसमें क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए। चलिए सभी लोगों से निवेदन है, कृपया जो भी आप लोग आंसर करते हो उसमें पहले क्वेश्चन नंबर डाला करो, देन आंसर किया करो ABCD ऐसे। चलिए ये रोज बताना पड़ता है आप लोग को, है ना। चलिए भाई बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो लिम्फ हृदय कहां पर पाया जाता है? ये पेक्टोरल गर्डिल के पास पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, नियर पेक्टोरल गर्डिल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड इन राना टिग्रीना प्लेज ए रोल इन मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस में, जिसको कायांतरण कहा जाता है, राना टिग्रीना में कौन सी ग्रंथि कायांतरण में भूमिका निभाती है? जब लार्वा कंडीशन चेंज होती है किसमें, तो बताएंगे लार्वल कंडीशन चेंज हो रही है एडल्ट फॉर्म में, उसको कहा जाता है
कायांतरण, है ना, तो उसी के लिए बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, सी ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड एंड लास्ट दिया है पैराथायराइड ग्लैंड। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इन राना टिग्रीना प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फोसिस। चलो तो पढ़े हैं यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, और ये थायरॉक्सिन निकलता कहाँ से है, तो कहेंगे मैम ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राना टिग्रीना द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, व्हाट प्रिवेंट्स कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन दिया है आपका कि राना टिग्रीना में हृदय 3 कक्षीय होता है, ऑक्सीजन युक्त और अपकशीय रक्त के पूर्ण मिश्रण को क्या रोकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेप्टम इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में सेप्टम पाया जाता है। चलिए अगला दिया है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑरिकल्स, ऑरिकल्स का कंप्लीट सेपरेशन पाया जाता है। अगला दिया है स्पाइरल वॉल्व्स इन कोनस एंटेरिसस एंड लास्ट दिया है प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स इन वेन्स। मैम क्लास पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्लीज बताएं भाई, कितनी बार बताया जाता है चिल्ला चिल्ला के आप लोग को, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट में अभी हम यहाँ स्कैन कोड भी दे देंगे। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक पड़ी है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए द स्मार्ट विजन क्लासेस का। वहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ डेली जा रहे हैं। जो भी जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो जाके ज्वाइन कर ले द स्मार्ट विजन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, ठीक है। डेली आप लोग क्लास में पूछते हो और डेली बताया जाता है। चलिए भाई बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएंगे, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके माध्यम से अलग अलग होता है, कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को मिलने नहीं देता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है राना टिग्रीना के हार्ट में। चलो भाई बताएंगे फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर पाए जाते हैं स्पाइरल वॉल्व्स जो कि क्या है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक साथ मिलने से रोकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एम्फीबियन लार्वा पॉजेसेस विच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उभयचर लार्वा किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बी ऑप्शन दिया है डबल सर्कुलेशन, सी ऑप्शन है ओपन सर्कुलेशन या फिर लिम्फेटिक सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फीबियन लार्वा पॉजेस विच काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम लार्वल कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का देखने को मिलता है। देखो कुछ लोग बता रहे हैं डी, सी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं और ए बता दीजिए, ए क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। जो आंसर है उसको छोड़ के सब बता रहे हैं। इनमें पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन, क्यों, क्योंकि लार्वल कंडीशन में ये कैसा होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। कैसा होता है, कहेंगे फिश लाइक होता है, और फिशेस में जैसा सर्कुलेशन पाया जाता है वो गिल्स के माध्यम से क्या है, गिल्स से बॉडी में जाएगा, है ना। गिल्स हार्ट बॉडी, है ना, ये क्या है, ऐसा सिंगल सर्कुलेशन होता है गिल्स से हार्ट बॉडी, और ये 3 है ना हार्ट सिंगल सर्कुलेशन आपको इनमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बता रहे हैं, फिर से मार खाएंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से आ जाएगा भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से आ जाएगा, गिल्स से बॉडी और हार्ट ये सर्कुलेशन देखने को मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ब्लड फ्लोज ओनली सिंगल सर्कुलर वे, जैसे कि आपको कहां पर देखने को मिलता है, फिशेस में। हाँ
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा भाई। लार्वा कैसा होता है? टैडपोल लार्वा फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिश लाइक स्ट्रक्चर है तो ज्यादातर उसके कैरेक्टर्स भी फिश लाइक का मतलब ये नहीं है कि वो मछली की तरह दिखता है, उसके कैरेक्टर्स भी फिशेस की तरह ही होते हैं, है ना। तो बताएंगे कि उनमें भी जैसे फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, सिंगल सर्कुलेशन होता है और 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है उसमें। क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पर टैडपोल लार्वा में भी पाया जाता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। जब ये एडल्ट में जाता है, मैम मेरा प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है मैम, तो भाई पढ़िए, है ना। मैम मैं कल बोली थी तो आप बोली थी सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता है। अरे भाई पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या पूछा है। एम्फीबियंस के लार्वा में पूछा है, मैम को ही गलत साबित कर देंगे। मैम ने बताया है कि लार्वा में क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। और यही अगर एडल्ट में पूछता, है ना, एडल्ट में पूछता तो ये कह देंगे डबल सर्कुलेशन होगा, बट इनकम्प्लीट टाइप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और यहाँ पर कहेंगे डबल सर्कुलेशन होता है, बट वो कहाँ पर होता है? वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है ना। मैम को ही गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। लार्वा में पूछा है भैया, टैडपोल लार्वा फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिश के कैरेक्टर से ही वैसे देखने को मिलते हैं। जैसे कि बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, तो बताएंगे सिंगल सर्कुलेशन होगा, गिल्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी, बॉडी से फिर गिल्स, गिल्स से फिर हार्ट, ऐसे क्या है, सिंगल सर्कुलेशन में ही ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एम्फीबियन रीनल पोर्टल सिस्टम प्राइमरली ड्रेन्स। क्वेश्चन दिया है उभयचर का रीनल पोर्टल सिस्टम मुख्यतः किससे निकलता है? किससे निकलता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अग्रभाग से। क्लियर है? बी ऑप्शन दिया है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, पोस्टीरियर पार्ट से। सी ऑप्शन दिया है हेड ओनली या फिर लिम्स ओनली। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। एम्फीबियन रीनल पोर्टल सिस्टम प्राइमरली ड्रेन्स कहां से निकलता है मुख्यतः? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से, बी ऑप्शन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से, तीसरा दिया है आपका हेड ओनली या फिर लिम्स से निकलता है। चलो भाई बताएंगे फटाफट से। रीनल पोर्टल सिस्टम की बात हो रही है, मतलब किडनी वाले पार्ट की बात हो रही है, तो ये शरीर के पश्चिम भाग से निकलता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से निकलता है। क्लियर है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्फीबियन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लोकेटेड। एम्फीबियंस में टिम्पैनिक झिल्ली कहां पर पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वन ऑन द साइड ऑफ हेड, बी ऑप्शन दिया है ऑन डोर्सल सरफेस, सी ऑप्शन दिया है एट द बेस ऑफ लिम्ब या फिर अराउंड माउथ, मुख के चारों ओर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फीबियन रीनल पोर्टल सिस्टम, अच्छा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लोकेटेड, कहां पर देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बताएंगे कि मैम ये काम करती है किसमें? साउंड को रिसीव करने में, है ना, साउंड रिसीव करने के लिए काम करती है, और सिर के बगल में ही होती है, ऑन द साइड ऑफ सिर, सिर के बगल में ही होती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? बी नहीं जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट होगा। डोर्सल साइड पे कहाँ होता है भाई? यहाँ पर होता है ना, मस्तिष्क के पास, सिर के बगल में ही होता है, और साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करने का काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सैलामेंडर्स शोज पीडोमॉर्फोसिस बिकॉज, सैलामेंडर के लिए दिया है पीडोमॉर्फोसिस देखने को मिलता है, क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अर्ली मेटामॉर्फोसिस, ये समय से पूर्व मेटामॉर्फोसिस होता है। बी ऑप्शन दिया है रिटेंशन ऑफ लार्वल फीचर इन एडल्ट्स, वयस्क में लार्वल लक्षण का बने रहना। ठीक है, तीसरा दिया है डायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर अब्सेंस ऑफ लंग्स, फेफड़ों की अनुपस्थिति। चलिए भाई, सैलामेंडर्स शोज पीडोमॉर्फोसिस बिकॉज, पीडोमॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है भाई? सीधा सा पूछा है आपसे, जो कि सैलामेंडर में देखा जाता है। ये सैलामेंडर वाला क्वेश्चन अभी आपका क्या बोलते हैं,
एस्टेट में पूछा था, है ना, कि सैलेमेंडर कहाँ से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए, सैलेमेंडर में पैडामॉर्फोसिस क्या होती है, वो क्या होता है, क्यों होता है, ये पूछा है। ये अर्ली मेटामॉर्फोसिस होती है। रिटेंशन ऑफ लार्वल फीचर इन एडल्ट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी को पैडामॉर्फोसिस कहते हैं। जब एडल्ट कंडीशन में आ गया तब भी यहाँ पर लार्वा के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इसी को कहा जाता है पैडामॉर्फोसिस, और ये आपको सैलेमेंडर में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एम्फीबियंस द थायराइड ग्लैंड्स प्राइमरली रेगुलेट्स, उभयचरों में थायराइड ग्रंथि मुख्यतः क्या कार्य करती है, क्या नियंत्रित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस, बी ऑप्शन है रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, या फिर एक्सक्रीशन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फटाफट से बताएंगे। इन एम्फीबियंस द थायराइड ग्लैंड प्राइमरली रेगुलेट्स, उभयचरों में थायराइड ग्रंथि मुख्यतः काम क्या करती है। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस में काम करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस बाय थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये ट्रिगर करता है टेडपोल लार्वा को, जो कि मेटामॉर्फोसिस और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। 12th के लिए भी कुछ लोग क्या है, दिलीप चौहान जी बता रहे हैं ऑप्शन बी। रेस्पिरेशन में भैया कब से हेल्प करने लग गया है, काहे गलत बता रहे हो। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा रेस्पिरेशन। इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया रेस्पिरेशन होता है। लार्वा में क्या होता है, लार्वा में वाया गिल्स, बाई गिल्स द्वारा होता है ना, गिल्स के द्वारा। और एडल्ट में कहेंगे कि भैया 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार बता दिए। एडल्ट में होते हैं, में जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, और दूसरा होता है स्किन के द्वारा, क्यूटेनियस स्किन, मॉइस्ट स्किन के द्वारा, है ना, रेस्पिरेशन। काहे गलत कर रहे हो भैया। मेटामॉर्फोसिस का काम किसका होता है, मेटामॉर्फोसिस में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो कहेंगे थायराइड ग्लैंड। ए के आगे के बी लगा दिए मैम। ऐसा ही पेपरवा में लगा के चले आइएगा, फिर यहाँ आके बताइएगा कि मैम ए के आगे बी लगा दिए हम, है ना। आ तो रहा था मैम, लेकिन गोला गलत भर के चले आए। हाँ, तो वहां गोला गलत भर के आएंगे तो गोले से बाहर हो जाएंगे आप भी। क्यों भाई, अरे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन भी आप लोग गलत करते हो, फिर कहेंगे कि मैम वो आ तो रहा था लेकिन गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, है ना। क्यों भाई, कहेंगे कि आ तो रहा था लेकिन गलती से गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, सुधा ठाकुर जी, ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस में पार्टिसिपेट करता है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान क्यूटेनियस स्किन, बहुत अच्छे, बिल्कुल क्यूटेनियस स्किन का रोल होता है जब ये सॉइल के अंदर होता है। और कहाँ पर, ऐसी सॉइल के अंदर होता है जहां पर क्या है, मॉइस्ट प्रेजेंट होगा बहुत सारा। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्फीबियन लार्वल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब ये क्वेश्चन अगर कोई गलत किया तो इहे से पेनवा फेंक के मारब हम, ठीक बा। केहू अगर ई क्वेश्चन गलत करे तो हम इहे से पेनवा फेंक के मारब। चला बताओ तू लोग। उभयचर लार्वा में श्वसन अंग मुख्यतः क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किन, दूसरा ऑप्शन है लंग्स, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल गिल्स, एंड लास्ट दिया है ओपरकुलम। चलो अब यहाँ ये क्वेश्चन कोई भी गलत किया तो समझ लेना पिटा जाओगे आप लोग। हाँ चलो अच्छा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फीबियन लार्वा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मुख्य रूप से कौन सा होता है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत हुआ तो समझ लीजिए उसकी आज क्लास लगेगी फिर, है ना। ये वाली क्लास के अलावा भी एक क्लास लगाते हैं, वही वाली क्लास लगाएंगे। चलो सबके कमेंट में देख रही हूँ, किसी का क्वेश्चन गलत आया है ना, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं
पता नहीं ध्यान कहाँ है, कह रहे मैम ठंडी बहुत है, आज कोहरा पड़ रहा है ना, तो आज दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। मैम नेट नहीं चल रहा है। अरुण कुमार जी का नेट नहीं चल रहा है, सही बात है। मिथिलेश कुमारी जी, सवाल नहीं होता कि अब गलत हो, हाँ होना भी नहीं चाहिए है ना भाई। इतनी देर से देखो गला चिल्ला रही है मैम, मैम का गला बैठ जा रहा है बोलते बोलते, आप लोग तब भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो। एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं इनमें, क्यों भाई? एक्सटर्नल गिल्स, गिल्स के द्वारा क्या होता है, तो कहेंगे गिल्स के द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है लार्वा में, और ये लार्वा कौन सा होता है, लार्वा ये होता कौन सा है, तो कहेंगे ये होता है टेडपोल लार्वा, है ना। फिश लाइक करेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, टेडपोल लार्वा। सिंगल सर्कुलेशन होता है इसमें, क्लियर है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और फेफड़े और स्किन ये दोनों किस में पाए जाते हैं, तो कहेंगे ये एडल्ट में देखने को मिलता है ना। एडल्ट में, एडल्ट में अगर मोस्टली पूछा जाए तो मोस्टली फेफड़ों के द्वारा होता है, लेकिन जब एक स्पेशल, जब ये क्या करेंगे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया दर्शाते हैं, तो ये बताएंगे कि कहाँ पर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और वहां पर किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, तो स्किन के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियन लंग स्ट्रक्चर इज, उभयचर में फेफड़े किस प्रकार के होते हैं? चलिए उभयचरों में फेफड़े किस प्रकार के होते हैं? मल्टी चेम्बर्ड होते हैं, सैक लाइक विथ एल्वलाई, सिंपल सैक लाइक होते हैं, या फिर हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड सेगमेंटेड होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीबियन लंग स्ट्रक्चर इज, एम्फीबियन में लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जल्दी से बताएंगे। मल्टी चेम्बर्ड होते हैं, सैक लाइक विथ एल्वलाई होता है, सिंपल सैक लाइक होते हैं, या फिर हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड सेगमेंटेड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कुछ लोग जा रहे हैं ए के साथ, कुछ लोग बता रहे हैं बी, और लोग बता दीजिए, सी भी बता दीजिए, डी भी बता दीजिए, कौनो ना कौनो तुक्का तो लगा ही जाएगा, है ना। एक एक लोग बता रहे हैं सारे आंसर, कह रहे हैं किसी का तो सही हो ही जाएगा। सही है, सही है। ये होते हैं क्या है, सरल थैली नुमा संरचना होती है इनकी, सिंपल सैक लाइक होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी वाले बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बढ़िया से गलत कर रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा, ठीक है, सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स इन एम्फीबियंस आर आल्सो कॉल्ड एज, उभयचरों में विष ग्रंथियां किस नाम से जानी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इनको म्यूकस ग्लैंड कहा जाता है, बी ऑप्शन है ग्लैंडुलर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन है स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, या फिर सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन ग्लैंड्स इन एम्फीबियंस आर आल्सो कॉल्ड एज, और किस नाम से जाना जाता है? और पॉइजन ग्लैंड्स जैसे कहां पर पाई जाती हैं, जैसे कि टोड हो गया, है ना, टोड में पाई जाती हैं विष ग्रंथियां, इनको किस नाम से जाना जाता है? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहेंगे ग्लैंडुलर ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, ग्लैंडुलर ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फंक्शंस एज, अभी ये क्वेश्चन देखा। चलो भाई, उभयचरों के टिम्पैनिक झिल्ली किसमें सहायक होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया है। फर्स्ट ऑप्शन है हियरिंग के लिए, बी ऑप्शन है रेस्पिरेशन के लिए, सी ऑप्शन है डाइजेशन के लिए, या फिर बैलेंसिंग के लिए। चलो फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ये क्वेश्चन भी अभी बताया, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 डी बता रहे हैं, कौन है? मिथिलेश कुमारी जी। बेटा रेगुलर हैं आप, तब भी बता रही हैं गलत, है ना। बैलेंसिंग कब से सुनने लग गई? मिथिलेश कुमारी जी, हियरिंग के लिए
अभी तो बताया है ना, सुनने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है टिम्पैनिक झिल्ली, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है, जो कि काम करता है किसमें, हियरिंग के लिए। और ये पाया कहाँ जाता है, सर के जस्ट ऊपर है ना, कहेंगे उसके ब्रेन के पास पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ सॉरी मैम, गलती से हो गया, यही बात है, गलती से पेपर में गलत होंगे तो फिर नंबर बाहर जाएंगे, है ना, फिर आप भी बाहर जाओगे। तो ध्यान से पढ़िए और कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, पढ़ के आराम से आंसर दिया करिए, कोई जल्दी नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्फीबियन ब्लड सर्कुलेशन टाइप इज, उभयचरों में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि उभयचरों में दिया है केवल और केवल, एम्फीबियन में दिया है, इसमें ऐसा नहीं दिया है कि लार्वल कंडीशन में होगा कि लार्वल कंडीशन में होगा कि एडल्ट कंडीशन में। तो आपको जो मेन काम होता है वो लेके चलना है एडल्ट कंडीशन वाला। तो चलो बताएंगे, सिंगल होगा, डबल बट इनकम्प्लीट, डबल एंड कंप्लीट, या फिर ओपन टाइप का। चलिए भाई, एम्फीबियंस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, देखिए यहाँ पर अगर मेंशन किया होता कि लार्वा में बताना है ना, तो आप स्पेशली एकल लगाते, लेकिन आपसे सिंपल पूछा है कि एम्फीबियंस में, दैट मीन्स कि जनरल वाली बात हो रही है। और जनरल करेक्टर्स में हम किसको लेते हैं, तो कहेंगे कि मैम एडल्ट कंडीशन को लेते हैं, जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है। बिल्कुल डबल सर्कुलेशन होता है बट ये इनकम्प्लीट टाइप का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है ना, 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। तो होता है बट ये इनकम्प्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट किन में होता है, जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें, तो कहेंगे उसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन बी। अगर आपसे लार्वा पूछता है ना, लार्वा पूछता तो आप बताते कि मैम लार्वा में सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेडपोल मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन, ये क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से। टेडपोल में कायांतरण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्टिसोल द्वारा, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन द्वारा, सी ऑप्शन है इसमें इंसुलिन द्वारा, या फिर एस्ट्रोजन द्वारा। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, चलिए आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। 18th के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18th के लिए बताएंगे फटाफट से। चलो बहुत अच्छा, ये बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। थायरॉक्सिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और अगर ये थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो टेडपोल क्या है, टेडपोल वैसे के वैसे रह जाएगा, है ना। टेडपोल विकसित नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी अगर ये किसी वजह से थायरॉक्सिन नहीं निकलता है तो। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेरेंटल केयर बाय कैरिंग एग्स ऑन बैक इज सीन इन, अंडों को पीठ पर ले जाकर देखभाल किसमें होती है। चलो भाई बताएंगे। चलिए भाई बताएंगे, पेरेंटल केयर बाय कैरिंग एग्स ऑन बैक इन सीन इज, हाइला में देखने को मिलता है, पीपा पीपा, राना, या फिर ब्यूफो बुफो, जो भी कह लीजिए। ठीक है, चलो भाई कहां पर पेरेंटल केयर, जो अपने पीठ पर क्या है, अंडे लेके घूमता रहता है। और पीठ पर बच्चे कौन पालता है ये भी बताइए, है ना। पीठ पर बच्चे जो लेकर घूमता है ये कौन होता है, बच्चे कौन पालता है ये बताइए जरा। चलो, अंडों को पीठ पर ले जाकर देखभाल किस में होती है, तो ये होती है पीपा में, पीपा पीपा बोलते हैं इसको। ठीक है, एम्फीबियंस का मेंबर है पीपा पीपा, कैरिंग एग्स। और बच्चे कौन लेके जाता है ये बताइए जरा, अपनी पीठ पर बच्चे कौन पालता है ना। तो ये कौन होता है, ये होता है बिच्छू, स्कॉर्पियन, वही बिच्छू जो डंक मारता है। और इसमें पाया जाता है कैनाबिलिज्म, है ना, क्या कहते हैं इनको, कैनाबिलिज्म पाया जाता है।
ये क्या प्रोसेस होता है? जो अपनी ही जाति के जंतुओं को खा लेते हैं, है ना। ये बिच्छू जो होती है मदर, है ना, बिच्छू की मतलब जो फीमेल होती है, ये अपने पीठ पर बच्चे रखे रहती है और वो बच्चे धीरे धीरे अपनी ही मदर का मांस खाते रहते हैं, उसी से डेवलप होते हैं। इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को कहा जाता है कैनाबिलिज्म, है ना। अपनी ही जाति के लोगों का, अपनी ही जाति का क्या करना, उनको खाते रहना। तो ये स्कॉर्पियन में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ स्नेक्स भी होते हैं, स्नेक्स प्रजाति भी क्या होती है, कैनाबिलिज्म को शो करती है ना। बहुत सारे स्नेक ऐसे होते हैं जो कि अपनी ही जाति के स्नेक्स को खा जाते हैं। तो ऐसे ही कैनाबिलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एम्फीबियन रेड ब्लड सेल्स आर, उभयचरों में लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। उभयचरों में लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्मॉल एंड ए न्यूक्लिएटेड, लार्ज एंड न्यूक्लिएटेड, वेरिएबल होती हैं या फिर बाई कॉनकेव एंड ए न्यूक्लिएटेड होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ मिथिलेश कुमारी जी, कोबरा भी होता है। चलिए भाई, एम्फीबियंस में रेड ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? ठीक है, एम्फीबियंस में रेड ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये स्मॉल एंड ए न्यूक्लिएटेड होती हैं, छोटी और बिना न्यूक्लियस वाली होती हैं। बी ऑप्शन दिया है लार्ज एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं, बड़ी और न्यूक्लिएटेड होती हैं। तीसरा दिया है वेरिएबल होती हैं, है ना, चेंज होती रहती हैं, या फिर बाई कॉनकेव एंड ए न्यूक्लिएटेड होती हैं। चलो भैया, बाई कॉनकेव और ए न्यूक्लिएटेड होती हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। गलत है ना, बाई कॉनकेव नहीं होता है। ये कहाँ पर पढ़ते हैं, WBC RBC पढ़ते हैं ह्यूमंस में, ए न्यूक्लिएटेड होती हैं वो, यहाँ पर लार्ज और न्यूक्लिएटेड पाई जाती हैं। इसी तरह आप लोग बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन गलत करके आओगे। देखो सभी लोग 20 का डी डी डी, चलो सब बाहर, गलत। बाई कॉनकेव और ए न्यूक्लिएटेड कहाँ पर होती हैं, मैमल्स में, है ना, यहाँ पर होती हैं लार्ज और न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ी मात्रा में होती हैं, बड़ी संख्या में होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। देखा देखी कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैमल्स में बाई कॉनकेव पाई जाती हैं भाई, है। दिमाग वो क्या बोल रहे हैं, ठंडी में दिमाग भी बंद हो गया है क्या? कह रहे बाहर कोहरा पड़ा है, हमारे दिमाग में भी कोहरा पड़ गया है। क्यों भाई, बाहर कोहरा पड़ा है आज तो दिमाग में भी कोहरा पड़ गया है, ठंडी लग रही है इतना ज्यादा। सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट में नंबर भी कॉपी पेस्ट होंगे, है ना, माइनस में। ऐसे ही अर्चना ठाकुर जी, आंचल ठाकुर जी, जो भी है, आंचल जी, ऐसे ही जैसे यहाँ कॉपी पेस्ट हो रहा है वैसे ही एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट करिएगा आगे पीछे वालों से, तो ऐसे ही होगा, फिर नंबर भी कॉपी पेस्ट होंगे, है ना, माइनस में। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच एम्फीबियन इज फुल्ली लंगलेस, इनमें से कौन सा एक उभयचर है जो पूरी तरह से फेफड़ों के बिना होता है, उसमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं? चलिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेक्टुरस, बी ऑप्शन है एम्फियूमा, सी ऑप्शन है प्लेटोडॉन एंड लास्ट दिया है सेलेमेंड्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 बताना है। विच एम्फीबियन इज फुल्ली लंगलेस, इनमें से कौन सा उभयचर ऐसा है जिसमें फेफड़े पाए ही नहीं जाते हैं? चलो भाई जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है। तो इसमें कौन सा है, ये है प्लेटोडॉन, इसमें फेफड़े पाए ही नहीं जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओपरकुलेरिस मसल्स कनेक्ट विच स्ट्रक्चर इन एम्फीबियंस, उभयचरों में ओपरकुलेरिस मांसपेशी किस संरचनाओं को जोड़ने का काम करती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओपरकुलम टू पेक्टोरल गर्डिल, ओपरकुलम और पेक्टोरल गर्डिल को काम करती है जोड़ने का। बी ऑप्शन दिया है टंग टू हायोड, हायोड बोन, ये गले वाली हड्डी जो होती है ना, ये इसको जोड़ने का काम करता है। आई टू ब्रेन, या फिर गिल्स आर्क टू वर्टिब्रा। चलो ओपरकुलेरिस मसल्स किसको किसको जोड़ने का काम करता है, फटाफट से बताएंगे। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन ए,
ओपरकुलम को पेक्टोरल गर्डिल से जोड़ने का काम करता है, पेक्टोरल गर्डिल से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नियोटिनी इन एम्फीबियंस रिफर्स टू, एम्फीबियंस में नियोटिनी का मतलब क्या होता है? चलिए, नियोटिनी इन एम्फीबियंस रिफर्स टू, एम्फीबियंस में नियोटिनी का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्री मेच्योर मेटामार्फोसिस, समय पूर्व कायांतरण, समय से पहले कायांतरण हो जाना, चेंज हो जाना, है ना, टेडपोल लार्वा का समय से पहले एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना। सेकंड दिया है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट्स, वयस्क में भी लार्वल कंडीशन का पाया जाना। तीसरा दिया है कंप्लीट मेटामार्फोसिस, पूर्ण कायांतरण का पाया जाना, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष विकास का पाया जाना, कोई भी लार्वल कंडीशन ना बनना। नियोटिनी मतलब क्या है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए फटाफट से बताएंगे नियोटिनी का मतलब क्या है। तो बताएंगे कि जब लार्वल कंडीशन में क्या है, ग्रोथ हो रही है और वो कंप्लीट चेंज हो रहा है किसमें, एडल्ट में, तो कुछ लार्वल कंडीशंस के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहां पर, वो आगे भी दिखाई देंगे। चलिए, योगेंद्र जी, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आज मैं फर्स्ट बार लाइव क्लास में आया हूं, स्वागत है आपका। चलिए भाई, तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट, वयस्क में लार्वल लक्षण का बने रहना ही नियोटिनी कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियन लार्वल गिल्स आर, एम्फीबियंस में जो लार्वल गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इंटरनल, बी ऑप्शन एक्सटर्नल, सी ऑप्शन वेस्टिजियल, या फिर अब्सेंट होते हैं। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एम्फीबियन लार्वल गिल्स आर, एम्फीबियंस लार्वल में, सॉरी, एम्फीबिया के जो लार्वा है उसमें गिल्स कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर होते हैं, तीसरा दिया है वेस्टिजियल, या फिर अब्सेंट होते हैं। जल्दी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल टाइप के होते हैं इनमें, ठीक है, बाह्य होते हैं, एक्सटर्नल, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच एम्फीबियन एग्जिबिटेड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कौन सा उभयचर आंतरिक निषेचन दर्शाता है? इन जनरल तो आप एम्फीबियंस में पढ़ते हो कि क्या होता है ना, सॉरी, इन जनरल पढ़ते हैं कि एम्फीबियंस में जो निषेचन होता है वो एक्सटर्नल होता है ना, एक्सटर्नल होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो बताएंगे कि मैम वाटर में होता है, पानी में होता है, पानी में अंडे देते हैं, वहीं पर अंडे ग्रोथ करके लार्वल कंडीशन में जाता है, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है, और वो फिर लार्वल कंडीशन मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनाती है? तो बनाती है क्या? चलो भाई, तो बताएंगे कि मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनाती है? कायांतरण करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं और वहां पर कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राना टिग्रीना, जिसको फ्रॉग कहा जाता है, सेलेमेंडर हो जाएगा, ब्यूफो हो जाएगा, ब्यूफो, मेलाइनोस्टिकस, या फिर हाइला। चलिए, किसमें पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? जल्दी से बताएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? तो ये हो जाता है सेलेमेंड्रा, ठीक है, सेलेमेंड्रा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इन एम्फीबियंस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज इफेक्टिव ड्यू टू, त्वचीय श्वसन प्रभावी क्यों होता है? चलो भाई, त्वचीय श्वसन प्रभावी क्यों होता है? थिक केराटिनाइज्ड स्किन, मोटी क्यूटिना युक्त त्वचा पाई जाती है, मॉइस्ट एंड हाईली वेस्कुलर स्किन पाई जाती है, तीसरा दिया है प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, स्केल्स का पाया जाना, या फिर म्यूकस ग्लैंड्स ओनली, केवल और केवल श्लेष्म ग्रंथियों का पाया जाना। इन एम्फीबियंस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज इफेक्टिव ड्यू टू, तो ये कहां पर, जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता कब है? जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को दर्शाता है ना, जिसको विंटर स्लीप और समर स्लीप के नाम से जाना जाता है। तो विंटर स्लीप और समर स्लीप में ये करते क्या हैं? सॉइल के नीचे चले जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में सॉइल के नीचे जाने पर मॉइस्ट सॉइल होती है, डायरेक्ट स्किन के द्वारा ये क्या करते हैं?
तो गैसियस एक्सचेंज करते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट और हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। एग्जाम्पल राना टिग्रीना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन एडल्ट एम्फीबियंस इज। वयस्क उभयचरों में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जन क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर क्रिएटिन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन एडल्ट एम्फीबियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, वयस्क उभयचरों में वेस्ट मटेरियल पूछा है, ठीक है, वयस्क उभयचरों में वेस्ट मटेरियल पूछा है। चलो देखो, कुछ लोग कह रहे हैं यूरिक एसिड, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बताएंगे क्या होगा, तो यहां पर बताएंगे इनमें होता है यूरिया, ठीक है, वयस्क में क्या होता है, यूरिया। अमोनिया किस में होता है, लार्वा में। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, जब ये जल में होगा उस समय क्या है, अमोनिया वाटर में होगा, और यूरिया टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होता है। तो उभयचर जो होते हैं, खास करके अगर बात करें क्या, तो जब ये वयस्क होते हैं, एडल्ट फॉर्म में होते हैं, तो ज्यादातर ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना, मिट्टी के आसपास, और खासकर जैसे कि मिट्टी में जब है तो ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया लार्वल कंडीशन में होता है, ये भी होता है कि यूरिया और अमोनिया दोनों अगर दिया है तो दोनों लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आपसे पूछा है तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। यूरिक एसिड किन में होता है, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स और कहाँ पर, और बर्ड्स में देखने को मिलता है ना। यूरिया और क्या होता है, मैमल्स में भी होता है। अमोनिया फिशेस में देखने को मिलता है, फिश में। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन फ्रॉग्स द यूरो स्टाइल इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। चलिए ये क्वेश्चन कर चुके हैं आई थिंक, है ना, बस वही थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पूछ लिया है। मेढक में क्या है, यूरो स्टाइल किससे, किसके संलयन से बनता है, कॉर्डल वर्टिब्री के, सर्वाइकल वर्टिब्री के, सेक्ट्रल वर्टिब्री के, या फिर थोरेसिक वर्टिब्री के। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। चलो भैया बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए फटाफट से बताएंगे तो कहेंगे कि ये पाया जाता है कॉर्डल कसेरुकी, जिसको कॉर्डल वर्टिब्री कहते हैं, है ना। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फैट बॉडीज इन एम्फीबियंस आर एसोसिएटेड विथ। उभयचरों में फैट बॉडी किससे संबंधित होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लोकोमोशन से, बी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन एवं हाइबरनेशन से, सी ऑप्शन दिया है रेस्पिरेशन से, या फिर डाइजेशन से। फैट बॉडी का काम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैट बॉडीज इन एम्फीबियंस आर एसोसिएटेड विथ। चलो भाई, फैट बॉडी इन एम्फीबियंस आर एसोसिएटेड विथ किससे लगी होती हैं, तो ये कहेंगे रिप्रोडक्शन और हाइबरनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। हाइबरनेशन जिसको विंटर स्लीप कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। फैट बॉडीज स्टोर्स एनर्जी फॉर गैमिटोजेनेसिस, है ना, गैमिटोजेनेसिस के लिए रिप्रोडक्शन में, और जब ये विंटर स्लीप में जाते हैं तो उस टाइम भी इनमें एनर्जी स्टोर होती है, जो कि क्या है, तो ये कहेंगे एनर्जी को एक तरह से सेव करके रखते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन एम्फीबियंस द लिटरल लाइन सिस्टम इज मेनली फंक्शनल इन। उभयचरों में लिटरल लाइन सिस्टम मुख्यतः किस में सक्रिय होता है, एडल्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, एक्वाटिक लार्वी में, बोथ एडल्ट एंड लार्वी में, या फिर ओनली ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, केवल कायांतरण के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्फीबियंस द लिटरल लाइन सिस्टम इज मेनली फंक्शन इन, कब देखने को मिलता है। अरुण जी कह रहे हैं मैम हमको डांटती रहती हैं। कब डांट दिया भाई अरुण जी, कहाँ डांट रहे हैं आपको, कब डांट दिया, मैम तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं।
है ना। मैम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मैम ने कब डांटा आपको। चलिए, इन एम्फीबियंस द लेटरल लाइन सिस्टम इज मेनली फंक्शनल इन, कब इसका काम होता है। चलिए भाई, लार्वा में देखने को मिलता है। लेटरल लाइन का काम मेन क्या होता है, वाटर वाइब्रेशन के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर वाइब्रेशन बता तो रहे हैं भैया, वाटर वाइब्रेशन और एक्वाटिक लार्वा के टाइम पे ये काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अच्छा, तो यहां तक आपके आज के क्वेश्चन हो गए और ये क्वेश्चन थे आपके एम्फीबिया के। ठीक है, एम्फीबिया का क्वेश्चन यहां तक आ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से एम्फीबिया आपका खत्म होता है। क्लियर, एम्फीबियंस के क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका रेप्टाइल्स। ठीक है भाई, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं एक बार फटाफट से सभी लोग बताइए। अच्छा लग रहा है सेशन? और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। ये तो आपकी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए। उभयचरों के क्वेश्चंस हो गए, कल तक हमने कल की क्लास में भी किया था, आज भी हो गए लगभग आधे क्वेश्चन, है ना। 30 क्वेश्चन हो गए आज भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रेप्टाइल्स, है ना भाई। रेप्टाइल्स जिनको सरीसृप कहा जाता है, तो उसमें आगे बढ़ेंगे और रेप्टाइल्स के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक के लिए बता दीजिए एक बार सभी लोग कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा लग रहा है आपको, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके पेपर से रिलेटेड है, और इतने सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ध्यान देंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस स्पेशली एग्जाम को आपको एग्जाम को ध्यान रखे। हाँ चलिए, धन्यवाद अक्षय कुमार जी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए एम्फीबिया के। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, वन लाइनर रहता था और इजी भी। देखो, सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स करके बनाए हैं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं और कुछ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है जो पीजीटी वाले बच्चे हैं स्पेशली, है ना। कहाँ मिलेंगी मैम? मैम कहाँ मिलेंगी? मैम तो सामने हैं आपके, सनी त्यागी जी, मैम तो दिख ही रही हैं। मैम कहाँ मिलेगी? मुझे आपके क्लास का वेट रहता है। चलिए, धन्यवाद। चलो भाई, तो एक्साइटेड हैं, आगे बढ़ें। ठीक है, रेप्टाइल्स में आगे बढ़ें। रेप्टाइल्स के क्वेश्चन करते हैं। और रेप्टाइल्स में आपको पता है, जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल जैसे आप स्नेक्स वगैरह पढ़ते हो, है ना, सांप हो गए, उसके बाद आपके लिजर्ड्स वगैरह उसमें आते हैं। तो चलो भाई, पीडीएफ आपको मिलेगा सनी त्यागी जी टेलीग्राम चैनल पे बेटा। अच्छा, कितनी बार बोलते हैं? पीडीएफ को बोल रहे हैं वो, समझ गए भाई। तो पीडीएफ के लिए जाइए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मिल जाएंगे डेली पीडीएफ। आपके अभी वाली क्लास के डेली पीडीएफ जा रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे। सुनील कुमार जी कह रहे हैं मुझे भी, क्या मुझे भी? चलिए अच्छा, आगे बढ़े। चलो भाई, टाइम भी हो रहा है तो आगे करते हैं क्वेश्चन। रेप्टाइल्स के आज शुरुआत कर लेते हैं, और कल की क्लास में भी रेप्टाइल्स के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के बढ़े हैं अब नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो है आपका क्या कहेंगे, रेप्टाइल्स, है ना। कॉर्डेटा चूंकि बहुत सारे बड़े ग्रुप में है, तो एक एक करके शुरुआत किया था हमने यूरो कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स पे ही 2 क्लास हमने ली थी, है ना। लगभग 100 क्वेश्चन उसके किए थे। उसके बाद यूरो कॉर्डेटा, फिर सिफेलो कॉर्डेटा, उसके बाद फिर, हाँ, आप जो टॉपिक देते हैं वो पूरा पढ़ाते हैं और सीक्वेंस बना रहता है। थैंक यू मैम। जरूरी है भाई, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो अच्छा भी रहेगा, है ना। चलिए दिलीप चौहान जी, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रेप्टाइल्स। ठीक है भाई, रेप्टाइल्स के क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, और सभी लोग एक्साइटेड हैं भाई, है ना, मजा आएगी। चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल्स के क्वेश्चंस जिनको सरीसृप कहा जाता है, कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सरीसृपों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? ज्यादातर बेलनाकार शरीर होता है, लंबे होते हैं, पूंछ पाई जाती है ना। इनमें देखते हैं
कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्किन के बारे में पढ़ते हैं। इनकी स्किन्स में स्केल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा कहेंगे इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित नहीं होता है, जैसे कि आप एम्फीबियंस में पढ़ रहे थे। इनका भी बॉडी टेम्परेचर समय के साथ वेरी करता है, अगर ठंडी है तो ठंडे हो जाते हैं, गर्मी है तो गर्म हो जाता है। इसलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना, ठंडे खून वाले प्राणी। इनको पाइकिलोथर्मस भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, लिम्बलेस होते हैं, पैर जनरली नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें स्नेक्स में। उसके अलावा कहेंगे तो ये अंडे देते हैं। इनके अंडे होते कैसे हैं, तो लेदरी सबस्टेंस पाया जाता है, बाहर से जो खोल होता है वो लेदरी होता है। एम्फीबियंस में आपने देखा था, एम्फीबियंस में जो अंडे पाए जाते थे वो जेली नुमा संरचना के बने हुए होते थे, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप का होता है। बॉडी के अंदर ही क्या है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, कुछ जीवों में देखने को मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल को छोड़ के, है ना, मगरमच्छ को छोड़ के। मगरमच्छ में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बहुत अच्छे मिथिलेश कुमारी जी। चलिए, और इनकी गर्दन कैसी होती है, बहुत बढ़िया, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है ना। अपनी गर्दन को 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, जैसे ऐसे बैठे बैठे क्या है, सांप आपको आगे देख रहा है और वो क्या है, ऐसे गर्दन घुमा के पीछे भी देख लेगा। क्लियर भैया? हाँ, इनकी स्टडी बहुत बढ़िया, हर्पेंटोलॉजी कहलाती है। चलिए, सेल एग टाइप होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई भी लार्वल कंडीशन यहाँ पर नहीं बनती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा भाई, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर कोई भी लार्वल कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनमें भी इनकम्प्लीट टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। 2 ऑरिकल पाए जाते हैं, 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। उसके अलावा जैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस की कैटेगरी अभी पढ़ेंगे, तो पॉइजनस में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है पॉइजन ग्लैंड्स। उनमें पॉइजन पाया जाता है जो कि क्या है, तो जो टॉक्सिक होता है ना। और कुछ ऐसे जीव हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, जैसे स्नेक्स में बात कर ले, पाइथन वगैरह आपका किस में आता है, पाइथन जिसको अजगर कहा जाता है ना, वो नॉन पॉइजनस में आता है। उसके अलावा जैसे किंग कोबरा हो गया, करैत हो गया, है ना, सी स्नैक हो गई, ये सारे के सारे पॉइजनस में आते हैं। चलिए, तो ये रहे आपके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं उसकी बात करते हैं। चलें भाई, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से है, एंटी वेनम थेरेपी शुड बी एक्कम्पनीड बाय, एंटी वेनम थेरेपी के साथ क्या किया जाना चाहिए। एंटी वेनम क्या होता है, तो एंटी वेनम सांप के जहर को क्या करते हैं, घोड़े में इंजेक्ट करते हैं, घोड़े की आरबीसी से रिएक्ट करके वो क्या बनता है, तो कहेंगे वो एंटी वेनम बनाया जाता है। चलो, तो क्या काम करता है, पहला दिया है ये रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए होता है, बी ऑप्शन फ्लूइड्स के लिए, तरल पदार्थ के लिए होता है, सी ऑप्शन है मॉनिटराइजिंग फॉल एलर्जिक रिएक्शंस, और लास्ट दिया है ऑल ऑफ द एबव। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है अब रेप्टाइल्स के बारे में, और फटाफट से बताएंगे एंटी वेनम थेरेपी के साथ क्या किया जाना चाहिए, है ना, एंटी वेनम थियरी के साथ क्या किया जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे, ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए भी होता है, फ्लूइड्स के लिए, मॉनिटरिंग एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, ये सारे के सारे ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया पॉलीवेलेंट एंटीवेनम ट्रीट्स बाइट्स फ्रॉम, भारत में बहुप्रकारी एंटीवेनम किन सांपों के काटने के लिए उपयोग होता है ना। पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बताया मैंने। नॉन पॉइजनस जैसे कि पाइथन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइथन क्या है, पाइथन कहेंगे कि मैम उसमें तो क्या है, जहर नहीं है, तो चलो उसके साथ घर घर खेलते हैं, है ना, वो भी बहुत खतरनाक होता है। वो क्या करता है, पाइथन अपनी बॉडी में, चूंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है, वो अपनी बॉडी में ऐसे क्या है, शिकार को लपेटता है और उसकी सारी की सारी हड्डियां एक ही समय में तोड़ सकता है, तो वो भी क्या है, बहुत खतरनाक है। उसके अलावा जो एंटीवेनम जिनके लिए लगाया जाता है, उनमें जैसे कि कोबरा हो गया, करैत हो गया, वो सब क्या है, वो सब काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, तो उनकी बात तो होती है। चलो,
क्वेश्चन पूछा है इन इंडिया पॉलीवेलेंट एंटीवेनम ट्रीट्स बाइट फॉर कोबरा, करैथ, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, इनमें से सभी। तो इनमें से ये जितने भी आपको यहाँ पर स्नेक्स दिए गए हैं ये सारे के सारे जहरीले हैं और बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा इनमें वेनम पाया जाता है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए, है ना, जिसको कोबरा काट लिया, करैत ने काट लिया, वाइपर ने काट लिया, ये सारे के सारे जो सांप हैं ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं और इनके जहर को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है, एंटीवेनम लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंटीवेनम इज इनइफेक्टिव इफ, एंटीवेनम अप्रभावी होता है अगर, क्या होगा, अगर वेनम हैज ऑलरेडी बाउंड इरिवर्सिबल, विष पहले से ही अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ चुका है। बी ऑप्शन दिया है करेक्ट डोज इज गिवन, सही खुराक दी गई है। तीसरा दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव दिया गया है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। कह रहे हैं कि एंटीवेनम अप्रभावी होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा यदि, चलो क्या होगा यदि एंटीवेनम, कहेंगे कि किस वजह से अप्रभावी होगा। चलिए भैया क्या होगा तो बताएंगे कि यदि क्या है, वेनम ऑलरेडी क्या है, जो जहर है वो ऑलरेडी फैल चुका है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फैल चुका है। और जैसे कि पढ़ते हैं एंटीवेनम का काम तब तक होता है जब तक कि वो नियंत्रण में हो, है ना, जहर को नियंत्रित करता है, उसका प्रभाव वो निष्क्रिय करता है तब तक जब तक कि पूरी बॉडी में वो ना फैल रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जब सांप या कोई भी ऐसा जीव आपको काटता है जिसमें जहर है तो तुरंत, जितना जल्दी हो सके तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, ताकि जितना जल्दी एंटीवेनम लग जाएगा उतना जल्दी क्या है, उस जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। अगर वो जहर फैल चुका है, वो ऑलरेडी, जैसे आप दो टाइप के जहर पढ़ते हो, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है वो जाके ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, और अगर वो जाके ब्रेन पे हावी हो चुका है ना, न्यूरॉन्स खत्म हो चुके हैं, तो बाद में एंटीवेनम लगाया भी जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल्स एक बार गया तो गया। बी और सी सही तो है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है सुची जी, क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा रुकिए एक बार, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन सही से देखा ही नहीं है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एंटीवेनम कह रहे हैं अप्रभावी होता है अगर करेक्ट डोज दी गई है, या फिर ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड है, ये तो सही ही हो जाएगा ना। अप्रभावी कब होगा, जब क्या है, जब ऑलरेडी जहर इतना फैल चुका है ना, या कहेंगे विष पहले से ही अपरिवर्तनीय फॉर्म से जुड़ चुका है, मतलब कि इतना फैल चुका है कि अब क्या है, एंटी डोज देने का काम ही नहीं है। हीमोटॉक्सिक है यदि, तो जाकर के क्या करेगा, हीमोटॉक्सिक ब्लड को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा। अगर हार्ट ही फेल हो चुका है, क्यों भाई, अगर हार्ट ही फेल हो चुका है, मान लीजिए हीमोटॉक्सिक जहर है, हीमोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है और वो जाके पूरे के पूरे हीमल सिस्टम को डैमेज कर दिया, उसके बाद लेट में अगर आप दे रहे हो तो क्या वो बाद में जाके वो हीमल सिस्टम को वापस से रिजनरेट कर देगा क्या? नहीं। एंटीवेनम का काम सिर्फ ये है कि वो जो जहर है उसके प्रभाव को कम करना है, और वो तब होगा जब वो सही समय पर दिया जाएगा, है ना। ऐसे ही जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक के बारे में बताया, अगर न्यूरॉन्स खत्म हो चुके हैं, ब्लड सेल्स खत्म हो चुकी हैं, तो उसके पहले क्या होगा, उसके पहले ही जहर एंटीटोड देंगे तभी काम करेगा, उसके बाद एंटीटोड देने का काम नहीं है, है ना भाई। अगर कोई मान लो जहर दिया गया है, जब वो मर गया है प्राणी, तो बाद में क्या उसको जिंदा कर देंगे क्या? तो वही बात तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए भैया ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीवेनम इज, एंटीवेनम का भंडारण आवश्यकताएं क्या है? रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर इसका क्या है, नियंत्रित किया जाता है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको स्टोर किया जाता है। फ्रोजन होता है, जमी हुई स्थिति में होता है, या फिर हीट एक्सपोज्ड होता है, गर्म स्थान पर इसको रखा जाता है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। चलिए एंटीवेनम को स्टोर कहाँ किया जाता है, एंटीवेनम को स्टोर कहाँ किया जाता है, बताइए फटाफट से।
देखिए जो हम बात कर रहे हैं किसकी, जहर वाली कंडीशन की, है ना। तो देखिए ये आपका कोबरा दिखाई दे रहा है और ये क्या करता है, इसमें ये फंक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर बाहर क्या है, इसमें फंक्स दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसे क्या करता है, जब ये काटता है तो ऐसे आपको ये दिखाई देगा, और ऐसे इसमें जो जहर पाया जाता है वो ऐसे क्या करेगा, इंजेक्ट करता है। ये बाहर वाले ऊपर वाले जो दांत दिखाई दे रहे हैं इस पे ना, ये ऊपर वाले जो दांत दिखाई दे रहे हैं यही क्या है, पॉइजनस दिखाई देते हैं, है ना भाई। लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो आप, लाइव आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइजनस आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और ये पॉइजन ऊपर वाली ग्लैंड्स में होता है ना। कहेंगे मैम छुओ मत क्यों भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए लाइव आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे ये जहर इंजेक्ट करता है। चलो भाई हमको भी डर लग रहा है, पता चले छू ले तो यहीं पर अभी लग जाए, है ना। क्लियर है। तो ये देखिए ये ऊपर वाले फंक्स होते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा ध्यान से देख लीजिए। हाँ कह रहे हैं मैम आपको काट लेगा, चलो हम अभी टच कर ले रहे हैं, अभी मैम को काट लेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बचे रहना। तो ये ऊपर वाला जो फंक्स होता है इसमें आपको ये जहर दिखाई देता है। नेक्स्ट आपको ये देखिए सी स्नैक दिखाई दे रहा है, ये पतला सा होता है लेकिन ये भी काफी जहरीला होता है, ठीक है। अगला देखिए ये सी स्नैक आपको दिखाई दे रहा है जो कि पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला होता है। और ये भी क्या है, ऐसा होता है कि अगर ये भी काट लिया तो विद इन सेकंड जो भी इंसान है उसकी डेथ हो सकती है। तो ये भी देख सकते हैं। बाकी कोबरा का तो जहर देख लिया। पाइथन के बारे में देखिए, पाइथन की बॉडी ऐसी होती है कि इतनी बॉडी मजबूत होती है। और यहाँ पर ध्यान देंगे पाइथन की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, हाईली क्या है, वेस्कुलराइज्ड होती है। ये ऐसे पकड़ता है, ऐसे खा पूरे के पूरे क्या है, निगल जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा निगल जाता है, ऐसे ऐसे खाता है। देखो हाथ हाथ डाल दिए हम इस पे, ठीक है। इस पे क्या है देखो, पाइथन का देख रहा है ना, अभी देखो हाथ डालते हैं, लो भैया खा लो, है ना। चलो ये लो, लो भाई खा लो, ये गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, ये ऐसे ही पूरा का पूरा निगल जाता है। क्लियर है। चलिए भाई देख लिया, चलो बढ़े आगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो पाइथन है ये पाइथन नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन इसकी बॉडी के स्केल्स और बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि ये क्या है, किसी भी शिकार को ऐसे पकड़ता है और पूरा का पूरा उसको जकड़ लेता है, जकड़ने के बाद उसकी हड्डी हड्डी तोड़ देता है। या फिर ये सीधे जैसे ऐसे मुंह फैला रहा है ना, ऐसे हाथ डालेंगे पूरा निकल जाएगा। क्यों भाई, देखो कितना अच्छे से देख रहा है, देखो हमारे साइड आ रहा है ना देखो अभी देख रहा है, कह रहा है रुको अभी बताते हैं, देखो। क्यों भाई, चले। तो ये देख लिया, और इसमें अभी फंक्स में देख लिया ये ऐसे इंजेक्ट करता है जहर। चलो अच्छा आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन में, ठीक है। डर लग रहा है देख के, चलो भाई अरे देखते जाओ बीच बीच में, है ना। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं एंटीवेनम के स्टोरेज की बात कर रहे थे कि कहाँ पर इसको स्टोर कर रखते हैं, कहाँ पर इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। चलिए तो बताएंगे रूम टेम्परेचर पर नहीं, इनको क्या है, एंटीवेनम को स्टोरेज करके रखा जाता है फ्रीजिंग कंडीशन में, और एकदम से फ्रीज भी नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, एकदम से फ्रीज नहीं किया जा सकता, कह रहे हैं मैम आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं। अरे भैया यहाँ बस चल रहा है, ऐसे तो सबको डर लगता है। चलो चलो अच्छा यहाँ पर बताएंगे रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है, बिल्कुल इनको गर्म या फिर ठंडी जगह पर नहीं रखा जाता है, ठीक है। चले भाई तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज स्पेसिफिक एंटीवेनम प्रिफर्ड ओवर नॉन स्पेसिफिक सीरम, विशिष्ट एंटीवेनम और गैर विशिष्ट सीरम की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है। चलिए लेस एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, बी ऑप्शन दिया है मोर इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन होता है, तीसरा दिया है टारगेटेड एक्शंस पर काम करता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए भाई
मुझे जहरीले इंसानों से डर लगता है, सांपों से नहीं। वाह क्या बात है, कौन बोला है ये? हम्म, कौन बोला है ये जहरीले इंसानों से डर लगता है? सपना जी बोल रही हैं। हम्म, हकीकत तो यही है कि आज के समय में इंसान जितना जहरीला है उतना कोई भी जानवर नहीं है ना। इंसान जितना जहरीला है, इंसान से खतरनाक जीव कुछ नहीं है। तो ये बात तो सही कही आपने। क्यों भाई? ये बात तो 110% सही है आपकी कि इंसान से ज्यादा जहरीला कुछ है नहीं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज स्पेसिफिक एंटीवेनम प्रिफर्ड ओवर नॉन स्पेसिफिक सीरम? स्पेसिफिक वेनम का काम क्या होता है? एक तो ये एलर्जी, मतलब जैसे अगर एंटी वेनम आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम करे क्या है, वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके अलावा उसका काम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंटी वेनम तो वेनम को तो क्या न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कोई और प्रतिक्रिया कर दिया जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। तो अगर विशिष्ट एंटी वेनम है तो वो क्या है, नॉन एलर्जिक होगा। उसके अलावा मोर इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन, अधिक प्रभावी निष्प्रभावी होगा। जितना अच्छा एंटीवेनम होगा उतना जल्दी वो जहर के प्रभाव को कम करेगा, है ना। केवल और केवल टारगेट एक्शन पर ही काम करता है भाई, जो जहर गया है उसी को केवल न्यूट्रलाइज करना है, उसके अलावा किसी दूसरा काम नहीं करना है। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो विशिष्ट एंटीवेनम होते हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये सारे रीजन होते हैं। चलिए अच्छा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंटी वेनम न्यूट्रलाइजेस वेनम बाई? एंटी वेनम विष को किस प्रकार निष्प्रभावी करता है ना, काम कैसे करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाइंडिंग टू टॉक्सिन, विष से जुड़कर। बी ऑप्शन दिया है डिस्ट्रॉइंग वेनम सेल्स, विष कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सी ऑप्शन दिया है इनहेंसिंग टॉक्सिन एक्टिविटी, विष की क्रिया को बढ़ाता है। या फिर नन, इनमें से कुछ नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। एंटी वेनम न्यूट्रलाइजिंग वेनम इज, किसके द्वारा क्या है एंटी वेनम काम क्या करता है, किस प्रकार से काम करता है? चलो चलो भाई जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो भाई बात मत करो आपस में, पढ़ाई कर लो। एंटी वेनम के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बाइंडिंग टू टॉक्सिन, विष से जुड़कर काम करता है। डिस्ट्रॉइंग वेनम सेल्स को नष्ट करेगा। इनहेंसिंग टॉक्सिन एक्टिविटी, नहीं भाई ये क्या करता है, विष से जुड़कर क्या करता है, विष से जुड़कर उसकी क्रिया को छीण करता है ना। विष से जुड़कर क्या करेगा, उसकी क्रिया को छेड़ करेगा, जिसकी वजह से जो विष है उसका प्रभाव क्या है, निष्फल हो जाए। ऑप्शन ए होगा भाई इसमें, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। टॉक्सिन्स को क्या क्या है, विष से जुड़कर क्या करता है, उसके प्रभाव को कम करता है। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाई इज एंटीवेनम नॉट गिवन ओरली? एंटीवेनम मौखिक क्यों नहीं दिया जाता है, ऐसे पोलियो की ड्रॉप की तरह क्यों नहीं पिलाया जाता है? इसका रीजन क्या है बताएंगे। डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अगर इसको कह रहे हैं कि ओरली लिया जाए, मुख के द्वारा दिया जाएगा, तो जो पेट में जाएगा है ना, मुख से चूंकि पेट में जाएगा तो पाचक एंजाइम्स के द्वारा ये खत्म हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है पुअर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कम होगा। सी ऑप्शन दिया है डिलेड एक्शंस, प्रभाव में देरी होगी। या फिर ये सभी के सभी रीजंस हैं जो ओरली नहीं दिए जाने चाहिए, है ना। तो भैया एंटीवेनम को क्या किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि किसी को सांप ने काट लिया तो क्या उसको पोलियो की ड्रॉप की तरह पिलाते हैं, नहीं, डायरेक्ट क्या है, इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, ताकि ब्लड में जाके वो जल्दी से जल्दी ब्लड में क्रिया करना चालू कर दे। चलिए तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। अगर क्या है, अगर एंटीवेनम को आप दे रहे हो किसके माध्यम से, एंटीवेनम को ओरली दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, चलिए तो क्या कहेंगे कि भाई पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है वही क्या है, और डाइजेशन के पश्चात जैसे भोजन आप ले रहे हो, पानी ले रहे हो, ओरली ले रहे हो, तो वो माउथ के माध्यम से जाएगा, आपके पाचन एंजाइम्स से क्रिया करेगा, तो पहले तो वो निष्क्रिय कर देंगे। उसके अलावा क्या है, अवशोषण कम होगा, देरी तक इनका काम चलेगा। अवशोषित जैसे भोजन आप कर रहे हो तो 4-6 घंटे उसको पचने में लग रहे हैं, पता चले ऐसे ही एंटीवेनम क्या है, ओरली अगर दिया गया है तो 4-6 घंटे उसको टाइम लग रहा है पचने में, पचने के बाद
तो उसका अवशोषण होगा, तब तक पता चल रहा है कि काम खत्म है ना। जिस भी इंसान को दिया गया है, प्रभाव में देरी होगी तो पता चले भैया जो इंसान है तब तक क्या है, निपट लिए। क्यों भाई, तो यहाँ पर इसीलिए इनको ओरली नहीं दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में इनको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ब्लड में जाएगा। जैसे खाना खाने के पश्चात क्या है, तो खाना खाने के पश्चात क्या है, बॉडी में अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद फिर जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आपके ब्लड में पहुंचते हैं और वहां पर फिर जाके वो क्रिया करते हैं। तो इसमें क्या है, 6-7 घंटे टाइम लगता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, जैसे एंटीवेनम की बात करें, अगर ऐसा तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि एंटीवेनम का काम क्या है, जितना जल्दी दोगे उतना जल्दी वो काम करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो पता चले निपट गए, है ना भाई। तो इसके लिए क्या है, इनको ओरली नहीं दिया जाता है, ये क्या है, डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं ब्लड वेसल्स से। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीवेनम कैन इंक्लूड। साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। एंटीवेनम के दुष्प्रभाव में क्या क्या हो सकता है, तो पहला दिया है एनाप्लेक्सिस हो सकता है, एलर्जिक शॉक लग सकता है, बी ऑप्शन है फीवर आ सकता है, सी ऑप्शन है हाइपोटेंशन हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ये सभी के सभी हो सकते हैं, है ना। एंटीवेनम के दुष्प्रभाव भी होते हैं। चलो भाई, एंटीवेनम के दुष्प्रभाव भी होते हैं। चलिए चलो भाई, ठीक है, बताएंगे। तो एंटीवेनम के साइड इफेक्ट में भी ये सभी के सभी चीजें आ जाएंगी। अगर क्या है, और एक तो होता है कि जैसे किसी सर्प का, जैसे कोबरा का जहर है तो कोबरा का ही एंटीटोड लगेगा, ऐसा नहीं है ना कि कोबरा का जहर है तो पता चले किसी दूसरे का जहर एंटीटोड लगा दिया तो उसका और दुष्परिणाम होगा, उसके दुष्परिणाम का रीजन और होगा कि पता चले जो इंसान पता चले बचने वाला था वो भी निपट जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी होती है। उसके अलावा अगर बहुत, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती हैं जो बॉडी में जाकर रिएक्ट करती हैं, तो अगर वो सही टाइम पे सही तरीके से सही डोज दिया जाता है, अगर वैसा नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। एलर्जी हो सकती है, बॉडी और अधिक तेजी से क्या है, और अधिक तेजी से पता चले रिएक्ट कर गई तो कुछ और हो जाएगा, बुखार भी आ सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, तो इससे पता चले और निपट गया इंसान, है ना। तो ये सारी चीजें भी, अब ये सब चीजें कहाँ है मैम, के नागिन जैसे बाल हैं, अभी दिखाया ना, अभी नागिन और नाग दिखाया ना, पढ़ाई कर लो, नागिन जैसे बालों पे ध्यान जा रहा है ना। अच्छा, इतनी देर से डिस्कशन यही चल रहा है ना कि गर्म पानी करके लगाओ, लीजिए मैम, इतनी देर से डिस्कशन यही चल रहा है ना कि नागिन जैसे बालों के लिए कोई कह रहा है गरम तेल करके लगाओ, कोई कह रहा है उबाल के लगाओ, कोई कह रहा है सर ही डाल दो गर्म पानी में, है ना, कोई कह रहा है कुछ कर लो। चलो भैया, नागिन जैसे बाल हैं, चलो पढ़ाई कर लो, नागिन जैसे बाल, नाग नागिन वाला ऑप्शन और वही चल रहा है टॉपिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोनोवेलेंट एंटीवेनम इज, एक सांप एंटीवेनम क्या होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कह रहे हैं नजर लग जाएगी भाई, मार खाओगे आप लोग, फालतू की बातें कर लो बस इधर उधर की, है ना। टाइम हो जाएगा, अभी क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर कहेंगे मैम टाइम हो गया है, क्वेश्चन नहीं हुए हैं। मोनोवेलेंट एंटीवेनम क्या होता है, 39 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और करने हैं, पढ़ लो पहले, है ना, नहीं मार खाओगे। चलो, एक सांप एंटीवेनम क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट वन स्नेक स्पीसीज, केवल एक सांप के लिए प्रभावी होता है। नेक्स्ट दिया है इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल स्नेक्स, सभी सांपों के जहर के लिए इफेक्टिव होता है। तीसरा दिया है होम्योपैथिक होता है या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। चलो भैया, मोनोवेलेंट क्या होता है, तो अभी आपने देखा, अभी बताया कि यदि क्या है, मोनोवेलेंट है मतलब एक सांप का, कोबरा का जहर है तो कोबरा का ही एंटीवेनम दिया जाएगा, है ना, करैत का या किसी और का नहीं होगा। मैम आप बता दीजिए कौन सा ऑयल, अभी क्लास के लास्ट में बताते हैं, पढ़ लो पहले, है ना, क्लास के लास्ट में बताती है मैम आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, विच टाइप ऑफ एंटीवेनम इज पॉलीवेलेंट, कौन सा एंटीवेनम बहुप्रकारी होता है, पॉलीवेलेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है न्यूट्रलाइजेस ओनली वन स्नेक स्पीसीज, केवल एक सांप के लिए क्या है, एक सांप के जहर को कम करता है। नेक्स्ट दिया है न्यूट्रलाइजेस मल्टीपल स्नेक स्पीसीज, कई सांपों के जहर को कम करता है। नेक्स्ट दिया है ओनली फॉर लेबोरेटरी यूज, केवल प्रयोगशाला में काम किया जाता है। और लास्ट दिया है नॉट स्पेसिफिक,
कोई भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है। चलो तो बताएंगे यहां पर क्या हो जाएगा। एक जहर बनता है भारत में, बिग फोर करके कहा जाता है, बिग फोर करके कहा जाता है। ये क्या होता है, ये पॉलीवेलेंट होता है, ठीक है, पॉलीवेलेंट होता है। और ये क्या कहा जाता है, बहुत सारे सर्पों का एक, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मोनोवेलेंट क्या होता है, एक सांप का जहर केवल उसी सांप के एंटीवेनम की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो अदर होते हैं, जैसे मल्टीपल की बात करें तो अलग अलग सांप में बताएंगे, तो अलग अलग काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीवेनम इंपॉर्टेंट। एंटीवेनम जल्दी देने का महत्व क्या होता है, एंटीवेनम जल्दी देने का महत्व क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेनम स्प्रेड स्लोली, विष धीरे धीरे फिर फैलता है। नेक्स्ट दिया है अर्ली एंटीबॉडीज प्रिवेंट्स सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी, शुरुआती एंटीबॉडी प्रणालीगत विषाक्तता को रोकती है। अगला दिया है इट कर्स स्नेक्स बाइट इंटेंसली, तुरंत इलाज करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो भैया बहुत देर से बता रहे हैं, है ना। एंटीवेनम जल्दी देने का मतलब क्या होता है, तो अगर एंटीवेनम जल्दी देंगे तो क्या है, वो जल्दी काम करेगा और विष को फैलने से रोकेगा, जिससे क्या है व्यक्ति बच जाएगा। क्यों भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज द करेक्ट रोट ऑफ एंटीवेनम एडमिनिस्ट्रेशन। एंटीवेनम देने का सही मार्ग कौन सा है, तो बताएंगे मौखिक, ओरल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, है ना। सिरापरक, इंट्रावेनस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, या फिर टॉपिकल होता है, बाहरी होता है। चलिए भाई जल्दी बताएंगे एंटीवेनम देने का सही मार्ग क्या होता है। तो बताया ना कि क्या होता है, इनको इंजेक्ट किया जाता है, सिरापरक होता है, इंट्रावेनस होता है, इनको इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्शन सीधे कहाँ लगाया जाता है, ब्लड वेसल्स में, है ना। जैसे कि ये आपकी जो बाहर से खून की नली दिखाई देती है, वहीं पर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है ताकि इसका प्रभाव जल्दी हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन एंटीवेनम। एंटीवेनम में किस प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, IgG, IgE, IgA, या फिर ये सभी। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन एंटीवेनम। एंटीवेनम में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, फटाफट से बताएंगे। तो इनमें पाई जाती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज होती हैं और ये पाई जाती हैं एंटीवेनम में। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवेनम इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। एंटीवेनम आमतौर पर किस में तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्नेक वेनम से, बी ऑप्शन है रैबिट के ब्लड से, सी ऑप्शन है ह्यूमन प्लाज्मा से, या फिर नन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवेनम इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से बनाया जाता है। तो ये बताएंगे कि सांप के विष की छोटी मात्रा को घोड़ों में या फिर भेड़ों में या खरगोशों में डालकर एंटीबॉडी बनाई जाती है, जिन्हें शुद्ध करके फिर एंटीवेनम बनाया जाता है। ज्यादातर जो प्रोसेस होता है वो सांप के विष को कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, घोड़े में इंजेक्ट करते हैं, और घोड़े की एंटीबॉडीज फिर उससे रिएक्ट करके उसको निकालते हैं, और वो फिर क्या करता है, वही सांप का जहर, कहते हैं ना जहर जहर को काटता है, तो एक्चुअल में जहर जहर को ही काटता है। या ये ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, नन नहीं होगा भैया। स्नेक वेनम को ही क्या करते हैं, घोड़े में इंजेक्ट करते हैं, हॉर्स में इंजेक्ट करते हैं, और उसकी एंटीबॉडी से वो रिएक्ट करके एंटीवेनम तैयार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीवेनम। एंटीवेनम का मुख्य उद्देश्य क्या है। किल द सांप, सांप को ही मार दो। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है न्यूट्रलाइज वेनम टॉक्सिन्स, विष के प्रभाव को निष्प्रभावी करना। तीसरा दिया है इंक्रीजेस वेनम एक्शन, विष की क्रिया को बढ़ाना, या फिर इनहेंस इम्यूनिटी अगेन स्नेक्स। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीवेनम। एंटीवेनम का मेन काम क्या होता है। चलो 45 के लिए बता रहे हैं, ऑप्शन क्या, बी। हाँ चलो अभी बताते हैं हॉर्स मरता क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा बताएंगे इसमें एंटीवेनम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो एंटीवेनम का उद्देश्य सांप को मारना नहीं है। सांप मर जाएगा तो काटेगा कैसे, है ना। तो सांप को मारना नहीं है, इसका काम होता है न्यूट्रलाइजेस
विष के प्रभाव को कम करने का काम करता है एंटी वेनम। इंक्रीज वेनम एक्शन, विष की क्रिया को बढ़ा देगा, तब तो और निपट जाएंगे, है ना। और इनहेंस इम्यूनिटी अगेंस्ट स्नेक, सांपों के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाना, ये कब से हो जाएगा, है ना। सांपों के खिलाफ क्या, बाहर से अगर सांप दिखाई दे रहा है और प्रतिरक्षा बढ़ी हुई है तो वो देख लेगा क्या कि भैया इसके अंदर क्या है, इसमें क्या एंटीबॉडी ये लगवा सकता है, इसलिए मैं इसको ना काटूं, ऐसा होता है क्या। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, है ना। ये विष के प्रभाव को कम करता है, निष्प्रभाव करता है, ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन डी वाले गलत जा रहे हैं। सांपों के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाना, ऐसा थोड़े होता है ना कि बाहर दूर से सांप भैया देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं इनको तो नहीं काटेंगे, है ना, वो तो कहेगा मैं काटूंगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वेनमस स्नेक्स आर सेफर टू ह्यूमन बिकॉज, कह रहे हैं विषहीन सांप मनुष्यों के लिए सुरक्षित क्यों हैं। चलो भैया, विषहीन सांप मनुष्यों के लिए सुरक्षित क्यों है, क्योंकि मनुष्य ही उसको खा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन दिया है कि विषहीन सांप मनुष्यों के लिए सुरक्षित क्यों है, क्योंकि दे कैन नॉट इंजेक्ट वेनम, ये विष को इंजेक्ट नहीं करते हैं। बी ऑप्शन दिया है दे हैव सिंपल टीथ, उनके दांत सरल होते हैं। तीसरा दिया है बाइट इज यूजुअली डिफेंसिव, काटना केवल सुरक्षा के लिए होता है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऐसे तो ऑप्शन सभी राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो विषहीन सांप होते हैं वो मनुष्यों के लिए सुरक्षित क्या है, वही सुरक्षित नहीं होते हैं बेचारे, है ना। चाइना वाले क्या करते हैं, उन्हीं को पकड़ के काट छांट के बना देते हैं, चलो फ्राई करके उन्हीं को खा जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन देखो ए बता रहे हैं फिर से, 46 के लिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ये सारे विष इंजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, उनके दांत सिंपल होते हैं, बाइट केवल काटता तो है लेकिन वो केवल डिफेंसिव होता है ना। सी का मतलब बाइट इज यूजुअली डिफेंसिव, काटना केवल सुरक्षा के लिए होता है, मतलब सिर्फ वो काट लेता है, उसमें विष तो है नहीं, है ना। सिंपल टीथ होते हैं, विष नहीं है तो वो विष इंजेक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये सभी के सभी ऑप्शन हो जाएंगे। अब कहेंगे मनुष्य ही इतना जहरीला होता है, कई दफा तो ऐसा होता है पता चले सांप ने मनुष्य को काटा, सांप ही मर गया, क्यों भाई तो सांप ने मनुष्य को काटा, ऐसे पढ़ते हैं ना, पता चले सांप ने मनुष्य को काटा और सांप ही मर गया, मनुष्य जिंदा है। चाइनीज सब खा लेते हैं, हाँ बिल्कुल, चाइनीज क्या करते हैं, पॉइजनस नॉन पॉइजनस सब उबाल के काट के, है ना, फ्राई करके सब खा जाते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेनमस कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा सांप विषहीन रेंग कर मारने वाला है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताया हमने अजगर, कोबरा, रसल वाइपर या फिर करैत, तो यहाँ पर अजगर है जो कि क्या करता है, ऐसे पकड़ेगा, अभी दिखाया था ना, चलो क्लास के लास्ट में एक बार फिर दिखा देंगे। वो क्या करेंगे, अजगर क्या करता है, देखो ये दिखाया था ना, ये तो क्या है, पॉइजनस है, ऐसे पॉइजन क्या करता है, ये किंग कोबरा है आपका, ये अजगर है, और अजगर क्या करता है, रेंग कर पकड़ता है और क्या करता है, फिर ऐसे खाता है, और खाने के बाद ये मतलब पूरा का पूरा ऐसे निगल जाता है ना, पूरा जीव क्या है निगल जाएगा, पाइथन ऐसे, क्लियर है, ये देखा था आपने। और इसकी बॉडी क्या है, काफी ज्यादा हाईली मस्कुलराइज्ड होती है, काफी ज्यादा मसल्स इसमें पाई जाती हैं, नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन ये शिकार को क्या करता है, शिकार को डायरेक्ट ऐसे पकड़ता है और ये लो भैया खाया तुरंत, है ना, पूरा का पूरा निगल जाता है। तो ये है पाइथन आपका। चलो बाकी ये आप देखते हो, ये पॉइजनस में आपको ये सी स्नैक्स भी देखता है, ये पतला सा होता है, समुद्र में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही जहरीला होता है, ये बहुत ही जहरीला होता है। उसके अलावा ये कहेंगे ये भैया इसमें तो दांत पाए ही जा रहे हैं, ये डायरेक्ट इंजेक्ट करता है ना, ये देखो डायरेक्ट इंजेक्ट करता है, जहर ऐसे मारेगा फेंक के। चलो भैया तो ये हो गया। चलो अच्छा क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए पाइथन यहाँ पर क्या है, विषहीन रेंग कर मारने वाला है, मतलब पकड़ के ऐसे क्या है, पकड़ के किसी भी जीव को ऐसे वो पहले लपेटता है, उसको क्या है मारता है, उसके बाद खाएंगे, है ना। चलो कोबरा क्या है, कोबरा न्यूरोटॉक्सिक होता है, जहर इसका काफी ज्यादा, वाइपर भी है और करैत भी, ये सभी क्या है जहरीले होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसरी एडॉप्टेशन हेल्प्स नॉन पॉइजनस स्नेक्स डिटेक्ट प्रे, विषहीन सांप शिकार का पता लगाने के लिए कौन सी संवेदी अनुकूलन उपयोग करते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विषहीन सांप शिकार का पता लगाने के लिए कौन सी संवेदी अनुकूलन उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर्क टंग एंड जैकॉब्स ऑर्गन, बी ऑप्शन दिया है वेनम डिटेक्शन करते हैं, सी ऑप्शन दिया है हीट पिट का अनुभव करते हैं, या फिर इनमें पॉइजनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, विच स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइजनस कंस्ट्रिक्टर। चलो भाई, चलो तो यहां पर देखा आपने क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, तो ये जैकॉब्स ऑर्गन्स का काम करते हैं स्मेल के लिए, और इनके जो टंग होती है वो क्या करती, विभक्त जीभ और जैकॉब्स ऑर्गन का काम करते हैं, और यही क्या है, शिकार का पता लगाने के लिए काम करते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्नेक वेनम इज एक्सट्रीमली पोटेंट बिकॉज, सी समुद्री सांप का जो विष होता है वो अत्यधिक शक्तिशाली क्यों होता है, अभी दिखाया ना, स्मॉल डोज कॉज सिस्टमिक पैरालाइज, कम मात्रा में शरीर में लकवा मार सकता है। बी ऑप्शन दिया है इट कंटेन्स मायोटॉक्सिन, इसे मांसपेशीय विष होता है। तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट दिया है ओनली लोकली एक्शन, केवल स्थानीय प्रभाव होता है। नहीं भैया, बहुत जहरीला होता है ये, है ना, ये बहुत ही जहरीला होता है। छोटा डोज पूरे के पूरे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, और इतना भयंकर कि सीधे विद इन सेकेंड आदमी क्या है, पैरालाइज हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, और इसमें कहेंगे मायोटॉक्सिन जहर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सॉरी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्लियर है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। और चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, होमवर्क। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 आपका होमवर्क है, और इसका आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। फैंग ओरिएंटेशन इन करैत इज, करैत में दांत की दिशा कैसी होती है, फिक्स्ड फ्रंट होती है, अभी दिखाया है ना, फियर फैंग्ड होती है, फोल्डिंग होती है, या फिर नन हो जाएगा, अभी दिखाया। कैसा होता है, देखिए अभी दिखाया ना, ये कैसा है, ये कोबरा है आपका, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, इसके जो दांत हैं है ना, ये कैसे दिखाई देते हैं, यही पूछा है सीधा सा, तो ये आपको फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, तो इसके लिए ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट पे, ये देखिए ये फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहे हैं, दो दांत है ना इधर उधर, ये क्या करता है, इसी में विष पाया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसमें बताएंगे क्या होगा, करैत में दांत की दिशा क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है, अच्छा चलिए भेज देते हैं आपके यहाँ पार्सल करके फिर। ठीक है भाई, पार्सल करके भेज देते हैं आपको। ठीक, चलिए अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको पता है बायोलॉजी के बैचेस आपको चल रहे हैं यहाँ पर, लवी मैम के पीजीटी और टीजीटी वाले बैच स्पेशली चल रहे हैं। आप बायोलॉजी प्रतिष्ठा बैच आप पीजीटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 1800 रुपये में। उसके अलावा टीजीटी बैच चल रहा है केवल 1400 रुपये में। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगे। और जो भी बोल रहे थे जिनको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए, ये दिया है, इसको QR कोड ये स्कैन करिए और डायरेक्ट लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी आपको पता है यूपी LT ग्रेड में GIC प्रवक्ता, उसके लिए निःशुल्क बैच चल रहा है सामान्य अध्ययन का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे शिक्षकों का अलग अलग बैच चल रहा है। सीटेट वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, सभी जूनियर और प्राइमरी वाले जो टीचर हैं वो सभी के सभी पढ़ा रहे हैं, सभी हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिल रही हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है द स्मार्ट विजन क्लासेस कोर्स, आप जाइए द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से क्या करिए, डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास के PDF, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, डाउट क्लास, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे प्रयागराज में हैं स्पेशली वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज के लिए आपका सेशन। इसका पता है ईश्वर शरण इंटर कॉलेज कैंपस सलोरी प्रयागराज। ठीक है,
चलिए भाई, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कल का भी टॉपिक आपका रहेगा रेप्टाइल्सी, कल भी आप रेप्टाइल्सी ही पढ़ोगे, ठीक है? तो पढ़ के आइएगा। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस की कैटेगरी के बारे में और बात करेंगे। उसके अलावा फिर बाकी कैरेक्टर्स, जैसे बाकी और जो चीजें हैं आपके रेप्टाइल्स में, उन सब के बारे में भी कल बात करने वाले हैं। तो सभी लोग कल की क्लास में पढ़ के आइएगा। चलिए भाई, तो आज की क्लास में मजा आया कि नहीं, क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो मिलते हैं कल के सेशन में सुबह के 11 बजे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।